हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ पहले आप उसे वॉच करें ताकि आपको टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है द सॉल्ट मार्च और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नाम है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। एक साथ बोलो तो देखो कितना चलेगा। ठीक है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, सॉरी मजाक करा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा एक बार मैं पिक्चर जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ फ्लैश ब्रेक में क्या हुआ था, ताकि आपको समझ में आएगा कि अभी क्या सिचुएशन हो रही है। होता यह है कि 26 जनवरी 1930 को क्या करते हैं, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस और उनके साथ में सारे प्यारे दोस्ती साथी जो भी थे, ये सब लोग मिलके क्या करते हैं, लाहौर के अंदर जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं और एक स्वतंत्रता दिवस, फ्रीडम इंडिपेंडेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी 1930 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज की तारीख में मत बोलना, नहीं तो आज की तारीख में तो 15 अगस्त को ही हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1930 की बात कर रहा हूँ, जब 26 जनवरी को ये सेलिब्रेट करते हैं। अब इसको सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन इसको इतना ज़्यादा अटेंशन मिला नहीं है, ज़्यादा हाईलाइट बनती नहीं है। तो महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, इस इशू को साथ में रखते हुए, इस इशू को माइंड में रखते हुए 31 जनवरी 1930 को एक बहुत ही प्यारा लेटर लिखते हैं। एक लेटर लिखते हैं जिसमें लिखते हैं, प्रिय लॉर्ड इरविन, मेरे प्रिय दोस्त कैसे हो तुम, मैं तुमसे, हाँ इस तरीके से कुछ नहीं लिखते, उनको एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में लिख के ये बोला जाता है, महात्मा गांधी जी अपनी कुछ बात बताते हैं और कुछ जो डिमांड जो चाहते कि ऐसा कर दिया जाए, वो डिमांड जो है लॉर्ड इरविन को बताने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से महात्मा गांधी जी ये लेटर लिखते हैं। किसके लिए? लॉर्ड इरविन के लिए। बोलोगे सर लॉर्ड इरविन कौन है? देखो लॉर्ड इरविन है, हाँ अरविंद मत समझना। ये तो बहुत सारे बच्चे, अभी क्या है पूरे देश में माहौल ऐसा है कि हर जगह अरविंद केजरीवाल जी का नाम चल रहा है। तो ये लॉर्ड अरविंद की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लॉर्ड इरविन की बात कर रहे हैं। तो लॉर्ड इरविन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले माइंड पे आएगा सर ये लेटर में लिखा क्या था महात्मा गांधी जी ने, और ये ऐसा क्या लेटर था कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये लेटर जो था, इस लेटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ 11 डिमांड्स थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी जो डिमांड्स, मतलब जो चेंज लाना चाहते थे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर या इंडियन सिचुएशंस के अंदर, वो सारी डिमांड्स को महात्मा गांधी ने लिखने की कोशिश करी। और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड करा है जहाँ पे मैंने इसको ट्रिक से समझाया है। मैं अभी भी इसको यहाँ पे थोड़ा सा उस ट्रिक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने लेटर में लिखा क्या था। महात्मा गांधी जी ने इस एक लेटर लिखा, उसके अंदर 11 डिमांड थी। उस 11 और या 11 डिमांड्स को याद रखने की हम लोगों ने एक वर्ड बनाया जिस ट्रिक वर्ड का नाम है इम्प्रैक्टिकल। वाकई में प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, बाकी कोई ऐसे ट्रिक नहीं बना रहे हैं। सो इम्प्रैक्टिकल है। इस इम्प्रैक्टिकल में हमारे पास जो अलग अलग अल्फाबेट, जो अलग अलग लेटर्स अगर आप अलग रखोगे, इनको मिला के हमारे ये पूरे जो 11 डिमांड जो है वो इंक्लूड्स हो जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हमारे पास इम्प्रैक्टिकल से बनता है आई, और आई से महात्मा गांधी जी ने बताया, आई मतलब आई वो मैं समझना कि आई की बात की जा रही है यहाँ पे। आई से यहाँ पे बनता है हमारे पास इशू द लाइसेंस। अब बोलोगे सर इशू दी लाइसेंस, किस चीज़ का लाइसेंस इशू करा जाए? तो महात्मा गांधी जी ने अपनी डिमांड में बोला था कि ब्रिटिशर या लॉर्ड इरविन, मेरे प्यारे लॉर्ड इरविन, कृपया आप इंडियंस के लिए लाइसेंस जो है उसको इशू कर दीजिए। किस चीज़ का लाइसेंस? तो आर्म्स रखने का। आर्म्स मतलब जो गन्स जो है वो रखने का लाइसेंस दे दीजिए, ताकि वो इंडियंस सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अपने पास जो है वो गन रखी जा सकती है। तो वो आज भी ऐसा ही है। आज प्रेजेंट डेट में भी अगर हम लोगों को जो गन नहीं रखते, गन मतलब जो जिसमें बुलेट डाल के शूट करते हैं, ठीक है, वो गन रखने के लिए हम लोगों के पास लीगल लाइसेंस होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने ये लेटर में लिखा कि ब्रिटिशर आप ये अलाउ कर दीजिए। पहली डिमांड ही होगी। सेकेंड नंबर पे एम से बात करें तो महात्मा गांधी जी ने एम से बोला कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को अरविंद आप रिड्यूस कर देना। मिलिट्री एक्सपेंडिचर को इरविन, ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को आप इरविन जो है उसको रिड्यूस कर देना। पहली डिमांड महात्मा गांधी जी ने बोली। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप सेकंड हो गया। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो इम्प्रैक्टिकल में क्या था मेरे पास? IMP। पी से मेरे पास बनता है, जो अगर पी से लिखोगे तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उन सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप क्या करें इरविन जी, आप उन सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है जेल से रिहा कर दे, जेल से छोड़ देना। इस तरीके से वो अपनी थर्ड डिमांड बताते हैं। फोर्थ नंबर की अगर डिमांड की बात करें तो फोर्थ नंबर में क्या आएगा? इम्प्रैक्टिकल में IMP आर आएगा ना। आर से हमारे पास बनेगा रुपीस, और रुपीस से बनता है हमारे पास पैसा। तो महात्मा गांधी जी ने फोर्थ नंबर पे लिखा कि रुपीस और स्टेलिंग के बीच में जो करेंसी जो रेशो है, इस रेशो को
एक बार आप अपडेट कर दें या थोड़ा सा इसको सेट कर दीजिए सही तरीके से जो पहले गलत था। ठीक है, ये डिमांड कर दी जाती है। और आगे बढ़ते जरा हमारे पास क्या जाता है, इम्प्रैक्टी IMPR हो गया है, आर के बाद आता है ए। वो ए से महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि अबॉलिश द सॉल्ट लॉ। अच्छा, ये क्या था सॉल्ट लॉ? एक्चुअली पहले क्या था, पहले ब्रिटिशर्स ने एक नियम बना रखा था और नियम ये था कि जितना भी जगह जहाँ भी पूरे देश में कहीं नमक या जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट वो बनता है, वो ब्रिटिशर अकेले बनाते थे, इसके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं बना सकता। उसको बोला जा सकता है मोनोपॉली। मोनोपॉली का मतलब कि एक ही आदमी वो सारी चीज़ कर रहा है, बाकी और कोई वो चीज़ नहीं करता। तो ब्रिटिशर्स इस मोनोपॉली के कारण सॉल्ट जो था बहुत महंगा होते जा रहा था। सेकेंड नंबर, सॉल्ट जो है सबसे ज़्यादा इसेंशियल आइटम है हर किसी के घर के लिए। कैसे, देखो जरा, अगर कोई गरीब आदमी उसके पास अगर खाने को पैसे नहीं है, वो हो सकता है कि पहले पनीर टिक्का और ये खाता होगा तो रिड्यूस करके वो अब दाल रोटी खा सकता है, लेकिन दाल और रोटी में भी तो नमक डलेगा। ठीक है, अब अगर दाल रोटी के भी उसके पास पैसे नहीं हो सकता वो सेव अचार मिक्सचर जरावन जिससे भी खाना चाहे उससे भी अगर वो खाएगा तब भी सॉल्ट की रिक्वायरमेंट। इट मीन कि सॉल्ट इज अ रियली इसेंशियल आइटम। ये चाहे गरीब आदमी हो या रिच पर्सन ऑफ सोसाइटीज का, दोनों के लिए सेम रिक्वायरमेंट है और ना ही इसे कोई ज़्यादा खाता है। अगर आप मान लो सेठ भी बन जाओगे ना, आपके पास बहुत पैसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी की बात करें, मतलब उनके लड़के जो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की बात करें, इनके पास बहुत पैसा है। तो ऐसा है कि बहुत पैसा तो 2-2 चम्मच जो है लंच डिनर में नमक खाते नहीं। नमक जो है बहुत लिमिटेड है, ये कम भी नहीं खाया जा सकता और इसे ज़्यादा भी नहीं खाया जा सकता। दैट मीन्स कि जितना है उतना ही चाहिएगा। दैट मीन्स कि सॉल्ट इज अ रियली इसेंशियल आइटम फॉर एवरीवन। ठीक है, इस चीज को इंक्लूड करा। आगे बढ़े जरा, इम्प्रैक्टिकल्स में हमारे पास क्या रहा था, IMPRA सी आ जाएगा ना। सी से महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर जो खर्च किया जा रहा था उसको भी रिडक्शंस की, उसकी भी रिड्यूस करने की डिमांड करते हैं। क्या डिमांड करते हैं कि आप इसको सिविल सर्विस में स्पेशली जो सिविल सर्वेंट की जो सैलरी दे रहे हो, उस सैलरी को 50% कम कर दो, आधी कर दो उनकी सैलरी। ये डिमांड करते हैं महात्मा गांधी जी। आगे बढ़े हमारे पास तो IMPRAC प्रैक्टी टी आ जाएगा। टी से तो टी से याद रख लेना, तन्मय सर का मेरा नाम याद रख लेना। अब क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इस ट्रिक से आपका काम रिड्यूस कर दिया है, 50% कम कर दिया है। और इसी 50 से आप लोग याद कर सकते हो कि जो लैंड रेवेन्यू था, जो रेवेन्यू था, उस रेवेन्यू को भी महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं, 50% रिड्यूस करने का बोलते हैं कि आप उन रेवेन्यू को भी 50% रिड्यूस कर देना। ठीक है, आगे बात करते हैं, तन्मय सर के बाद आ जाता है आई, और आई से हमारे पास फिर यहाँ पे बनेगा इम्पोज द कस्टम ड्यूटीज ऑन फॉरेन गुड्स। जितने भी विदेशी कपड़े, फॉरेन गुड्स जो हैं, उन सभी के ऊपर आप कस्टम ड्यूटी लगा दो। क्यों लगा दे भैया कस्टम ड्यूटी? तो कस्टम ड्यूटी लगाने से क्या होगा कि अगर किसी चीज़ पे अगर कोई कस्टम ड्यूटी या कोई टैक्स लगा देंगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग भी करते हैं, आज की तारीख में भी चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी है, या जितने भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो मंगाते हैं ना उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगी होती है, ताकि उसके प्राइस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इंडियन प्रोडक्ट्स जो है इजीली उसको परचेस कर सके। आप देखो जरा चाइना के प्रोडक्ट, चाइना के जितने भी प्रोडक्ट बहुत सस्ते आते हैं, अगर उसको डायरेक्ट ला के बेचे ना तो शायद हमारे इंडियन प्रोडक्ट मार्केट में बिके ही ना। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इंडियंस बिजनेसमैन को ध्यान में रखते हुए हम लोग चाइना के प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, जिसके कारण चाइना का थोड़ा सा माल महंगा हो जाए। नहीं तो हर कोई ला के बेचेगा तो हमारे इंडियन कारोबारी क्या करेंगे, हमारे इंडियन बिजनेसमैन क्या करेंगे। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्या करा कि आप इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दीजिए स्पेशली फॉरेन गुड्स पे। आगे बात करें कौन सा नया अल्फाबेट बचता हमारे पास, तो IMPRACTI ये 3 बचे। तो सी से अगर हम बात करें तो सी से महात्मा गांधी जी बोलते हैं, स्पेशली सी से आएगा हमारे पास, सी से फेमस नाटक नहीं आता था पहले सोनी पे, CID, बहुत दया और कौन थे वो, डॉक्टर सोलंकी और वो क्या है, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो जो CID थे, CID को उन्होंने बोला कि इसको आप रिफॉर्म कर दो। हमारे अभी वाले CID की बात नहीं कर रहे, पहले CID डिपार्टमेंट का क्या करा था गांधी जी ने, यहाँ तो अबॉलिश कर दो, हटा दो, बंद कर दो, या फिर इसको रिफॉर्म कर दो, ये डिमांड थी। आगे अगर हम बात करें CID के बाद हमारे पास क्या आता है, C के बाद आ जाता है हमारे पास A, और A से था अप्रूवल ऑफ पोस्टल रिजर्वेशन बिल।
अब ये पोस्टल रिजर्वेशन बिल क्या है, इसको आप ऐसा समझो, जो स्पेशली जो पोर्ट्स होते थे, जो सी पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, वहां पे जितने भी कोस्टल जो पोर्ट्स होते थे, इन पोर्ट्स में स्पेशली जो शिप्स के लिए, इंडियन शिप्स के लिए, इंडियन मर्चेंट्स के शिप्स के लिए आप हमें जगह दे, एक रिजर्वेशन लेके आ जाए कि इतनी जगह पे एटलीस्ट इतने % जो है इंडियंस यहाँ पे शिप ला सकते हैं, क्योंकि पहले सारे की सारे शिप्स ब्रिटेन्स या फॉरेनर्स की होती थी। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन मर्चेंट्स को बेनिफिट हो इस चीज़ का, इसके लिए महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे, अप्रूवल ऑफ पोस्टल जो है रिजर्वेशन बिल, ये डिमांड थी। और आखिरी में अगर मेरे पास बचूँ, एल से था प्रोहिबिटेड दी लीकर मतलब शराब, जितनी भी वाइन्स है, जो शराब है जो ये पी जाती है, इसको तो आप पूरी तरीके से बैन कर दीजिए। इस तरीके से महात्मा गांधी जी ने 11 डिमांड लिखी है। अब आप लोगों के मन में आएगा, सिर्फ 11 डिमांड क्यों लिखी, इससे क्या चीज़ हुआ? सो देखो जरा, 11 ये जो डिमांड लिखी गई ना, इस सारी 11 डिमांड्स को आप देखो, ये पूरे देश को एक कर रही है। कैसे एक कर रही है? नमक हर किसी के लिए एसेंशियल था, सारे लोग इसमें जुड़ सकते थे। अगर नमक के बाद अगर मैं कोई सी भी चीज़ की बात करूं, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस की बात करूं, तो सिविल सर्विस के अगर पैसा रिड्यूस करेंगे, उनको सैलरी कम देंगे, तो जो इंडियंस उसको ज्वाइन करने वाले थे वो भी अट्रैक्ट कम होंगे। और अगर आगे मैं बात करूं मर्चेंट्स के लिए, जो उन्होंने स्पेशली जो पोस्टल रिजर्वेशन बिल जो लाने की चाह रहे थे, उससे क्या होगा, मर्चेंट्स को बेनिफिट हो सकता है। लीकर शॉप अगर बंद हो जाएगी तो जितने भी वुमेन्स उनको बेनिफिट होगा। तो वुमेन्स को कैसे होगा, आप ये मत सोचना कि सारे वुमेन्स जो कि उस समय शराब पीती थी, एक्चुअली जब वुमेन्स जो है वो शराब जो उनके हस्बैंड्स आज की तारीख में देखते जो पीते हैं, शायद वो पी नहीं पाएंगे, तो उससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। और अगर मैं आगे बात करूँ, जो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा, तो पैसा जो है इंडिया का इंडिया में बचेगा। इस तरीके से ये अलग अलग 11 डिमांड जो थी महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को, प्रियर लेटर जो था उसका महात्मा गांधी जी लिख के लॉर्ड इरविन को दी। अब लॉर्ड इरविन के पास लेटर पहुंचा, लॉर्ड इरविन ने लेटर पढ़ा, ये सारे लेटर आ गया है। लॉर्ड इरविन ने इसको पढ़ा और पढ़ के वापस साइड में रख दिया। बोले ठीक है यार, ये जो डिमांड इन्होंने बोली है, दी है, ठीक है। उसने बहुत इस डिमांड को निगलेक्ट कर लिया, इतना ध्यान से इतना ध्यान दिया नहीं। जैसे होते ही नहीं, छोटे बच्चे जिद करते, पापा मुझे आप गाड़ी दिला देना, चॉकलेट दिला देना, फिर कार दिला देना, कपड़े दिला देना, गाड़ी बंगला पैसा कार टीवी फ्रिज, जो भी चीज़ चाहिए डिमांड करते बच्चे, पेरेंट जो बात सुनते हैं और सुन के दूसरे का आंसर निकाल देते। लॉर्ड इरविन ने भी यही करा, महात्मा गांधी जी की डिमांड थी वो सुनी और सुन के नजरअंदाज कर दिया। महात्मा गांधी जी ने अपनी एक डिमांड के साथ साथ एक वार्निंग भी दी थी कि देख भाई लॉर्ड इरविन, तेरे से जो डिमांड मैंने मांगी है, ये डिमांड के लिए मैं तेरे को 11 डिमांड है मेरी, और इसके लिए मैं तेरे को 11 मार्च तक का टाइम देता हूँ। ठीक है, कितना टाइम देते हैं महात्मा गांधी जी? 11 मार्च तक का टाइम देते हैं। तो मेरी डिमांड को मान लेना, नहीं तो मैं देश के अंदर को एक नया मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। लॉर्ड इरविन बोला भाई ठीक है यार, कर लो, बहुत हो गया, जो करना हो करो, मैं तो ये आप लोगों की डिमांड नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि आप देखो जरा, डिमांड कितनी सारी थी, एक आधी डिमांड हो तो मान भी ले, इतनी 11 डिमांड कैसे मानेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, लॉर्ड इरविन क्या है, गांधी जी की जो ये 11 डिमांड थी, इन 11 डिमांड्स को नहीं मानता है। और महात्मा गांधी जी ने भी बोल दिया कि मैं 11 मार्च से जो है पूरे देश में एक नया मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। धीरे धीरे डेट जो है, जनवरी के बाद फरवरी आते गया, मार्च आया, 8, 9, 10, 11। अब महात्मा गांधी जी टेंशन में बोले, मैंने बोल तो दिया है कि अगर डिमांड पूरी नहीं होगी तो मैं चल जाऊंगा। फाइनली 11 तारीख आती है, लॉर्ड इरविन डिमांड नहीं मानता। अब महात्मा गांधी जी सोचे क्या करें, और महात्मा गांधी जी फाइनली जो है, जो उन्होंने बोला था, जो कमिटमेंट दिया था, देता है कि नहीं, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया उसके बाद तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। सलमान खान की तरह महात्मा गांधी जी निकल जाते हैं। कहाँ से निकल जाते हैं? उनका आश्रम जो साबरमती, जो स्पेशली गुजरात के अंदर, उस आश्रम से निकल के चलते हैं स्पेशली दांडी तक। और गुजरात में जो उनका आश्रम था, कहाँ पे था? गुजरात में साबरमती से जो दांडी मतलब आज की गुजरात का ये कोस्टल बॉर्डर है, गुजरात का समुद्र से टच होने वाली बॉर्डर है, क्योंकि नमक जो वहीं पे आएगा, नमक घर पे तो आ नहीं सकता है। तो वहां तक जो है महात्मा गांधी जी पैदल निकलते हैं अपने 78 वॉलंटियर के साथ। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ। महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, 11 मार्च के बाद जब डिमांड पूरी नहीं होती है, तो महात्मा गांधी जी 12 तारीख से निकल जाते हैं और अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ, कितने, जब स्टार्टिंग में निकले साबरमती आश्रम के साथ, तो उनके साथ जो 78 वॉलंटियर्स थे, वो सब भी महात्मा गांधी जी के साथ आगे पीछे चलते हैं। महात्मा गांधी जी पैदल निकले, ऐसा नहीं गाड़ी में बैठे, पैदल निकले और सीधे साबरमती से दांडी के लिए वो पैदल निकलते हैं। और ये इन दोनों प्लेस की मैं बात करूँ, डिस्टेंस की बात करूँ, तो साबरमती से लेके दांडी तक की डिस्टेंस जो थी वो लगभग 240 माइल्स। ठीक है, किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, माइल्स की बात कर रहा हूँ। 240 माइल्स है, इतनी डिस्टेंस है, और इसको कवर करने में महात्मा गांधी जी को जो है 24 दिन लग जाते हैं। मतलब हर एक दिन वो 10 माइल के आसपास लगभग 12 से 15 किलोमीटर महात्मा गांधी जी जो है वो डेली
पैदल है वो चलते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर डांडी जो है ये कहाँ पे है? डांडी जो है ना एक्चुअली आज की तारीख में गुजरात के अंदर जो नवसारी है उस नवसारी का ही नाम एक तरीके से आप समझ सकते हो यही है, उस रीजन में डांडी आता है। तो महात्मा गांधी जी निकल जाते हैं साबरमती से डांडी के लिए, पैदल पैदल निकल रहे हैं, 11, 12, 13 धीरे धीरे टाइम लगा और लगभग 24 दिन में महात्मा गांधी जी डांडी पहुंच जाते हैं। मतलब मार्च में निकले, अप्रैल में पहुंच जाते हैं। कितनी अप्रैल को स्टार्ट करते हैं? महात्मा गांधी जी फाइनली अप्रैल में जब वहां पे पहुंचते, कहाँ पे? डांडी पे, वहां पे वो पहुंच जाते 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी अपने हाथ से उठाते ऐसा नमक देख गाड़ी, देखो बोला था मैंने ये नमक उठाया और नमक उठा के नमक बना के वहाँ पे नमक बनाते। नमक बनाने का मतलब क्या होता है? नमक बनाने का सिंपल सा प्रोसीजर है, जो किसका ओशंस का वाटर होता है, जो समुद्र का पानी है, उसको बेसिकली किसी बीकर या किसी यूटेंसिल में रखा जाता है, उसको गर्म किया जाता है और इवेपोरेशन की प्रोसेस के कारण नीचे जो है नमक बच जाता है। तो महात्मा गांधी जी ने एक तरह नमक उठाया, जो पानी था उसको बनाया, नमक बना के स्पेशली क्या करा? ब्रिटिशर्स के जो नियम थे उन सारे नियम को ब्रेक करा। अल्टीमेटली क्या करा महात्मा गांधी जी ने? जो कॉलोनियल जो रूल्स थे, जो कॉलोनियल नियम थे, उन नियम्स को महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे ब्रेक करा और महात्मा गांधी जी ने उस नियम को तोड़ा। तो ये महात्मा गांधी जी ने एक यहाँ से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की महात्मा गांधी जी शुरुआत कर देते कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी आगे जाते हुए, जो पहले था, अब पहले देखा था ना हम लोगों ने 1920 से लेके तो 1922 तक जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते उस समय क्या करा था इन लोगों ने? सिर्फ कॉपरेट नहीं करा था, अब तो उससे भी आगे जाते हुए अब हम आपसे कॉपरेट भी नहीं करेंगे और साथ साथ अब आपके जितने भी नियम बने हुए उन सारे नियम को हम तोड़ेंगे। और इसी महात्मा गांधी जी ने जो ये सॉल्ट जो था नमक बनाया, सॉल्ट मार्च जो करा, सॉल्ट बनाने के बाद पूरे देश में हर जगह पे जो है नमक बनाया गया। और इवन मैं एक चीज़ बताऊँ, इवन हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी, अब सोच रहा मध्य प्रदेश में तो कहीं भी समुद्र तो है नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर भी समुद्र का पानी मंगा के स्पेशली बाल्टी में लेके आए और वहां पे उन्होंने नमक बना के इस कानून को तोड़ा। तो इस तरीके से ये सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। कैसे शुरुआत हो जाती है? वो जो महात्मा गांधी जी जैसे ही नमक बनाने से ही जैसे ही वो कानून तोड़ते, उसी कानून तोड़ते से ही सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत जो है पूरे देश भर में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। और हर जगह पे क्या करते लोग? नमक और बनाते, और जितने भी ब्रिटिशर्स के जो कॉलोनियल्स के जो रूल्स थे वो सारे नियम को तोड़ते भी हैं। और जैसे ही ये महात्मा गांधी जी यहाँ पे नमक बनाते हैं और नमक बनाते से ही सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। अब जैसे ही सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत हो गई तो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस ये होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के अंदर सिर्फ कॉपरेट नहीं करेंगे, यहाँ तो इससे और आगे जाके अब तो हम आपसे कॉपरेट भी नहीं करेंगे, साथ ही साथ हम जितने भी ब्रिटिशर्स के जो नियम बने हुए, जो कॉलोनियल्स लॉ बने हुए, सारे नियम को तोड़ेंगे, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने नमक बना के करा है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे के ऐसे हर जगह देश के हर एरिया में इसी तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल के रूल्स जो है तोड़े जा रहे हैं और आगे हर जगह सिचुएशन ऐसी होती है। इवन अगर मैं बात करूँ पंजाब और पेशावर के अंदर, यहाँ तो क्या हो जाता है, महात्मा गांधी जी के जो भक्त, जिसको बोला जा सकता है ना, जो उनके प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान, इनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल में। आप देखो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी ने डांडी में सॉल्ट बनाया, उसके बाद से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ और अप्रैल में ही इनको अरेस्ट कर लिया जाता है महात्मा गांधी जी के शिष्य को। और इनको अरेस्ट करने के बाद सिचुएशन और खराब, और अलग अलग जगहों पे जो है तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। जितनी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग्स हो गई, रेलवे स्टेशन हो गए, या जो भी सिंबॉलिकली अगर लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया है, उसमें और तोड़ फोड़ चालू हो जाती है। इसी के साथ साथ इनको अरेस्ट करने के बाद 1 महीने बाद महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब आप सोचो जरा, पहले तो आपने महात्मा गांधी जी के शिष्य को अरेस्ट करा था जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान, जिसको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। उनको अरेस्ट करने के बाद तो इनको गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। सिचुएशन और खराब, स्पेशली शोलापुर के अंदर तो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स की जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बिल्डिंग्स, पुलिस स्टेशन, रेलवेज, जो भी प्लेस दिखता है उन सारे प्लेस को जला देते हैं और बहुत ही ज़्यादा वायलेंस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और वायलेंस स्टार्ट हुआ कि मूवमेंट बंद होना तय है। और यही चीज़ जो है, मूवमेंट जो है फाइनली, जो हमारा सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है, ये मूवमेंट भी आखिर में जाके बंद हो जाता है। महात्मा गांधी जी को इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करना पड़ जाता है। किसको? सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट्स को भी। क्यों करना पड़ जाता है? क्योंकि लगभग 1-1 लाख के आसपास सत्याग्रही को जो इस तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन
सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पनिशमेंट किया जा रहा है, सिचुएशन माहौल बहुत ख़राब होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी को पता ही है ना कि हिंसा तो पसंद करते ही नहीं थे, क्योंकि एक बार जो वो कमिटमेंट कर देते हैं उसके बाद तो अपने आप की भी नहीं सुनते और इन्हें हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी इस पूरे मूवमेंट्स को ऑफ कर देते हैं, कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं। और महात्मा गांधी जी एक स्पेशली लॉर्ड इरविन, जिसको बोला सकता है गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो जिस पैक्ट के अंदर यही होता है कि महात्मा गांधी जी को जो इरविन वो मना लेते, बताते हैं कि भाई गांधी जी एक काम करो ना यार, आप यहाँ इतना टेंशन क्यों कर रहे हो, आप एक काम करो, आप लंदन जाओ, लंदन के अंदर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों ने मीटिंग रखी है उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करो, क्योंकि उसका पर्पस भी तो यही है कि इंडिया के अंदर रिफॉर्म करना, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, यही तो सारा काम हम वहाँ पे कर रहे हैं। और इसी लॉर्ड इरविन जो गांधी इरविन जो पैक्ट है, इस गांधी इरविन पैक्ट के कारण और फाइनली जो है महात्मा गांधी जी मूवमेंट ऑफ करते हैं। और यहाँ से महात्मा गांधी जी डिसाइड करते हैं कि ठीक है भैया, मैं जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी जो सितंबर से लेकर दिसंबर तक चलेगी, उसमें मैं जाऊँगा। और दिसंबर के अंदर महात्मा गांधी जी निकलते हैं 1931 के अंदर, दिसंबर के अंदर शिप में बैठ के आराम से मस्त लंदन जाने के लिए तैयार। लंदन पहुँचे, लंदन जैसे ही पहुँचे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब जो राउंड एक गोल सी टेबल थी, उस टेबल पर बैठे और जैसे ही वहाँ पर अम्बेडकर जी ने बोलना स्टार्ट करा, महात्मा गांधी जी खफा हो गए। जैसे ही सुना और वापस उठ के वापस चल दिए, मतलब डिसअपॉइंटमेंट, खाली हाथ वापस आ जाते। क्यों महात्मा गांधी जी रिटर्न आते हैं, क्या रीज़न है, ये अभी हमारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि उस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो स्पेशली महात्मा गांधी जी ने ज्वाइन करी थी, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करी है, कौन सी, वो थी सेकंड राउंड टेबल। और एज अ कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्होंने ज्वाइन करी थी। तो कांग्रेस की भी अगर बात करें तो उन्होंने भी सेकंड राउंड टेबल ज्वाइन करी थी। अम्बेडकर जी जो थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करी थी, महात्मा गांधी जी ने सिर्फ सेकंड करी थी। इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होता क्या है, स्पेशली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर अम्बेडकर जी जो थे वो एक डिमांड करते हैं, किस चीज की, सेपरेट इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम की, स्पेशली दलित्स के लिए। दलित का मतलब होता है ऑप्रेस्ड पीपल, जो उस समय जो ऑप्रेस्ड पीपल थे ना, उन लोगों के लिए डिमांड करते कि हम लोगों को अलग से एक वोटिंग, इन लोगों के लिए अलग से वोटिंग दिया जा सके, जैसे हिंदू और मुसलमानों के लिए था। ऐसी ही डिमांड अम्बेडकर जी करते और इस डिमांड महात्मा गांधी जी को बहुत नाखुश लगती। महात्मा गांधी नाराज होते, दिसंबर के लास्ट में जाते हैं, रिटर्न आते हैं वापस, और रिटर्न 1932 में आते हैं। और 1932 में आने के बाद वापस से महात्मा गांधी जी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च करते हैं। आप देखो ना जरा, महात्मा गांधी जी ने पहले लॉन्च करा, फिर लॉन्च करा, आप लोगों ने इसमें ज़्यादा इतना इंटरेस्ट दिया नहीं, तो बोले ये क्या है यार, कभी लॉन्च करें, कभी बंद करें, कभी लॉन्च करें, कभी बंद करें, ये कोई मजाक चल रहा है क्या। तो बाद में क्या होता है, जब सेकेंड टाइम वापस महात्मा गांधी जी रिपीट जो है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो है लोगों का नहीं हो पाता है, लोगों का इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, और ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है जितना कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट होता है। ठीक है, एक माइंड में जो थोड़ा सा क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर करके इस टॉपिक को यहीं पे एंड करूंगा। क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये सेपरेट इलेक्टोरल वोटिंग जो अंबेडकर जी चाह रहे थे, इससे महात्मा गांधी जी को क्या परेशानी थी। देखो, अगर कोई चीज़ सेपरेट हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे इलेक्शन है, हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारे इलेक्शन के अंदर एक फेमस पर्सन है, मैं हमारे एरिया की बात कर रहा हूँ, जो बंटी डी जामोर है। वो जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के लिए निकलते हैं, हर घर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग हमें वोट दीजिए, वो वोट की वो मांग करते हैं। ठीक है, अब अगर सोचो जरा, ये इलेक्शन ही सेपरेट हो जाएंगे कि हिंदू ही हिंदू को वोट देगा और मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट देगा, और ऑप्रेस्ड पीपल, स्पेशली अगर मैं बात करूँ जो दलित हो गए या जो ST SC के लोग हो गए, यही इन्हीं को वोट देंगे, तो ये अलग अलग जाएंगे क्या। सोचो जरा, कोई मुसलमान किसी हिंदू के पास जाएगा वोट मांगने के लिए, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वोट दे ही नहीं सकता इसको। वहीं अगर मैं बात करूं ST SC की, वो किसी हिंदू या मुसलमान के पास जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन लोगों का वोट हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये वोट मुझे दे ही नहीं सकते और इनके वोट से मुझे कोई फर्क ही नहीं है। इससे कंट्री यूनाइटेड नहीं रहेगी, इससे कंट्री जो है डिवाइड होते जाएगी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी जो है अंबेडकर जी से नाराज भी रहते हैं, और महात्मा गांधी जी उस चीज़ को मना भी करते हैं कि हम यहाँ पे इस चीज़ को नहीं करेंगे, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस रिटर्न आ जाते हैं। और महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी की नाराजगी ज़्यादा समय तक नहीं रहती, और ये पूना पैक्ट, उस पूना पैक्ट से ये
खत्म हो जाती है। तो ये आगे हम कंप्लीट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, स्पेशली जो सॉल्ट मार्च था, जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था, और ये महात्मा गांधी जी ने कैसे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ या बंद करा, इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने आज एक साथ कंप्लीट करा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और कमेंट करने का टाइम रहे तो कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन भी मैंने इसके एंड में दे दिए। मतलब टॉपिक समझो, टॉपिक समझने के बाद फिर आराम से रिलैक्स हो, रिलैक्स होने के बाद फिर वापस से क्या करो, क्वेश्चन आंसर लर्न करना चाहो तो लर्न कर लो, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।